अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रस साइकिल जो है वो बेसिकली किन में होता है? मैमल्स, स्तनियों में होता है, और स्तनियों में भी हम किसे छोड़ दें? हम प्राइमेट्स को छोड़कर स्तनियों में होने वाला, स्तनियों के गर्भाशय व अंडाशय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को मध्य चक्र कहा जाता है। मध्य चक्र को समझने से पहले हम छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने इसके अंदर एक पॉइंट छोटा सा मिस कर दिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि एक होता है रिस्क पीरियड और एक होता है सेफ पीरियड। ठीक है, रिस्क पीरियड एंड द सेफ पीरियड क्या होता है, यानी कि सुरक्षित काल और असुरक्षित काल क्या होता है? असुरक्षित काल यानी कि रिस्क पीरियड क्या होता है? रिस्क पीरियड वो होता है जब, रिस्क पीरियड जो है वो क्या होता है? जब निषेचन की संभावना अधिकतम हो। निषेचन की संभावना, जिस समय निषेचन की संभावना क्या होगी? अधिक होगी, उस काल को हम क्या कहेंगे? रिस्क पीरियड। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रिस्क पीरियड कहेंगे। सो रिस्क पीरियड बेसिकली कब होगा? संभावना कब होगी? हम जब जानते हैं कि 14 जब भी अंडोत्सर्ग होता है उससे 2 दिन पहले। ठीक है, तो दिस इज मान लीजिए ये 10 दिन से लेकर के जो 16वां दिन होता है, ये होता है आपकी रिस्क पीरियड। यानी कि अगर हम देखें पूर्व अंडोत्सर्ग का मध्यकाल से लेकर के पश्च अंडोत्सर्ग के मध्य तक जो काल होता है, हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिस्क पीरियड कहते हैं। कि इस दौरान संभावना, यानी कि जरूरी नहीं है कि 14वें दिन ही अंडोत्सर्ग हो सकता है 16वें दिन भी हो जाए, 18वें दिन भी हो जाए, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। ठीक है, सो इट इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है कि 14वें दिन ही होगा, हो सकता है 13वें दिन भी हो जाए, हो सकता है 15वें दिन भी अंडोत्सर्ग हो जाए। ये डिपेंड करता है हार्मोन का। ठीक है ना, जैसे ही अपनी पीक पर पहुंचता है, LH अपनी पीक पर पहुंचता है और अंडोत्सर्ग हो जाता है। सो हम उसे कहते हैं रिस्क पीरियड। तो कब चालू होता है रिस्क पीरियड? पूर्व अंडाशय यानी कि प्रचुरोद्भवन की मध्य अवस्था से पश्च अंडोत्सर्ग की मध्य अवस्था के बीच का जो काल होता है, हम उसे कहते हैं रिस्क पीरियड। अब हम किसे सेफ पीरियड किसको कहेंगे? जब सेफ पीरियड किसको कहेंगे? कि निषेचन की संभावना बहुत ही कम होती है, उस अवस्था को हम कहते हैं सेफ पीरियड कहते हैं। अब ये जो सेफ पीरियड है बेसिकली कौन सा होता है? ये जो सेफ पीरियड होता है अंडोत्सर्ग, ये मध्य पश्च अंडोत्सर्ग के बाद का जो समय होता है वो क्या होता है? सेफ पीरियड होता है। या फिर मध्य प्रचुरोद्भवन से पहले का समय जो होता है वो क्या होता है? सेफ पीरियड होता है। तो ये सबका साइकिल अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं वो सभी में सभी तरीके से एक समान काम नहीं करते हैं। ये सबकी बॉडी जो होती है अलग अलग तरह से परफॉर्म करती है। किसी का साइकिल 28 डेज का होता है, किसी का 30 डेज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमने सिर्फ एवरेज लेके चले हैं कि एवरेज डे होते हैं 28 डेज, और उसको भी हमने डिवाइड कर दिया है कि 14th डे पे आप मान के चले कि अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, और उसी के आधार पर हमने क्या बना लिया? सेफ पीरियड निकाल लिया और रिस्क पीरियड निकाल लिया। इसी तरह से आप किसी भी 30 दिन के साइकिल में भी आप निकाल सकते हैं, 32 दिन के साइकिल में भी निकाल सकते हैं, और 22 दिन के साइकिल में भी आप निकाल सकते हैं रिस्क पीरियड, सेफ पीरियड या फिर अंडोत्सर्ग किस दिन होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मध्य चक्र के बारे में। स्तनियों प्राइमेट को छोड़ करके, क्योंकि प्राइमेट्स के अंदर कौन सा होता है? मासिक चक्र होता है। यहाँ पर स्तनियों के गर्भाशय व अंडाशय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। अब ये मध्य चक्र जो होता है ये 2 प्रकार से एनिमल्स, इसी के आधार पर एनिमल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं एक मध्य प्राणी, एक मध्य जंतु
और बहुमत। ठीक है, एक मत का क्या मतलब है कि अंदर इनके जो प्रजनन काल में एक ही मध चक्र यानी कि एक ही साइकिल होगा। और बहुमत जंतु का क्या मतलब है कि इन ऐसे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव काल में, प्रजनन काल के दौरान एक से अधिक चक्र देखने को मिलेंगे, यानी कि एक से अधिक चक्र उनमें पाए जाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध चक्र, और इस मध चक्र के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, और वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पूर्व मध अवस्था, प्रावस्था, इसे हम कहेंगे प्रावस्था, मध प्रावस्था, पश्चमध प्रावस्था और द्विमध प्रावस्था। 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला है पूर्व मध्य प्रावस्था। इस पूर्व मध्य प्रावस्था के अंदर क्या होगा? इस पूर्व मध्य प्रावस्था के अंदर सबसे पहले वो खुद को प्रिपेयर करती है, यानी कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय में इसी के अंदर सबसे पहले यहां पर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो गर्भाशय है उसमें पेशियां क्या हो जाएंगी? पेशियां विकसित होने लगेंगी और स्ट्रेटम, यहां पर भी स्ट्रेटम बेसिलस जो है विभाजित होकर के क्या बनाएगी? विभाजित होकर के क्या बनाएगी? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या बनाएगी? स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ पेशियां विकसित हो जाएंगी और गर्भाशय की जो स्तर है वो भी विकसित होने लग जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रावस्था में क्या होगा? स्तन ग्रंथियां जो हैं, स्तन ग्रंथियां जो हैं उनका साइज भी, आकार भी बढ़ेगा, आकार इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये कुछ प्रावस्थाएं होती हैं। पेशियां विकसित हो जाती हैं और साथ ही साथ जो रक्त वाहिनियां हैं वो क्या हो जाती हैं? रक्त वाहिनियां शाखित हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर रक्त वाहिनियां क्या हो जाती हैं? शाखित हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये तो है एस्ट्रोजन लेवल इस अवस्था में कम होता है, और ये कुछ परिवर्तन एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से क्या हमें देखने को मिलता है? ये पेशियां विकसित होने लग जाती हैं, स्ट्रेटम बेसिलस जो है फंक्शनलिस में कन्वर्ट हो जाती है, स्तन ग्रंथियां का आकार बढ़ने लगता है, रक्त वाहिनियां शाखित होने लग जाती हैं। अब यहाँ मध्य प्रावस्था के अंदर क्या होगा? मध्य प्रावस्था के अंदर हम बात करें तो मध्य प्रावस्था के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है और यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और इसे एस्ट्रोजन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से अब इस मध्य प्रावस्था के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी लक्षण इस पूर्व मध्य प्रावस्था में बने हैं वो बेसिकली ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे दिखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी हमने परिवर्तन देखे वो सारे के सारे कैसे दिखते हैं? निषेचन से पूर्व एकदम कैसे लगते हैं? नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे लगते हैं। इसलिए इस प्रावस्था को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सूडो प्रेगनेंसी। इसे हम क्या कहेंगे? सूडो प्रेगनेंसी कहेंगे। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एस्ट्रोजन की वजह से कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर
ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और पेशियां जो है यहाँ पर मसल्स जो हैं वो मोटा स्तर बनाएंगी और उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। हमने पढ़ा था कि जो सबसे मोटा स्तर होता है गर्भाशय का वो कौन सा होता है, मायोमेट्रियम, और उसके बाद अंदर जो होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। यहाँ पर फंक्शनलिस जो है स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो क्या हो जाती है, इसकी सेल्स बड़ी आकार में साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। पेशियां यहाँ पर मोटा स्तर बना लेती हैं। गर्भाशय जो है वो मेंटेन करने यानी कि भ्रूण को रखने के लिए पूरा गर्भाशय को क्या करती है, मेंटेन कर लेती है इस एस्ट्रोजेनिक अवस्था में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से फीमेल एनिमल जो है वो मेल एनिमल की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हीट कंडीशन। इसे हम कहते हैं हीट कंडीशन। यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, हीट कंडीशन कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो है स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है इंक्रीज कर लेता है, पेशिया मोटा स्तर बन जाता है और साथ ही साथ कुछ और भी अदर सेल्स हैं जैसे कि म्यूकस सेल्स यहाँ पर बनने लग जाती हैं, ग्लैंड्स यहाँ पर विकसित होने लग जाती हैं। ग्लैंड्स में भी अगर हम देखें जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स यहाँ पर और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो अट्रैक्ट होती हैं मेल की तरफ और इस अवस्था के अंदर ही क्या होना चाहिए, कॉपुलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉपुलेशन, यानी कि मैथुन इसी अवस्था में ही होगा। अगर इस प्रावस्था के अंदर, मध्य प्रावस्था के अंदर कॉपुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर निषेचन भी नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा तो वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं बनेगा। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये जरूरी है और यहीं पर ही क्या होता है, कॉपुलेशन प्रोसेस होना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्चमध्य प्रावस्था की बात करते हैं। पश्चमध्य प्रावस्था क्या है, इसके जस्ट बात की, मान लीजिए अगर निषेचन हो जाता है तो ये अवस्था जो है कंटिन्यू रहती है। ये जो हमने अवस्था बनाई है यहाँ पर ये क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। ठीक है, टिल द डिलीवरी, कब तक, प्रसव तक ये अवस्था जो है कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं होने की स्थिति में क्या होगा, निषेचन नहीं होने की स्थिति में निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर किसी प्रकार का कोई रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत ही खास विचित्र बात होती है कि यहां पर जो फंक्शनलिस होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है उसका भक्षण कर, पहली तो वो केरेटिनाइज हो जाती है, केरेटिनीकरण हो जाता है और फिर केरेटिनीकरण होने की वजह से स्ट्रेटम बेसिलस के द्वारा इसका भक्षण कर लिया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या कर लिया जाता है, इसका भक्षण कर लिया जाता है। वाहिनियां जो हैं, अब यहां पर रक्त वाहिनियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और जो स्तन ग्रंथियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्तन ग्रंथियां भी यहां पर शिथिल हो जाती हैं, उनका आकार घट जाता है
और बाकी सारी सेल्स जो हैं वो भी वहां से क्या कर लिया जाता है, उसका भक्षण कर लिया जाता है। तो जितना भी जो नॉर्मल प्रोसेस था और जो मायोमेट्रियम बना था वो भी वहां पर जो सेल्स हैं, जो पेशियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो पश्च मध्यावस्था के दौरान अगर निषेचन नहीं होता है तो उसमें ये सारा प्रोसेस होता है, सब नॉर्मल होने की कोशिश करती है। और अगर निषेचन हो जाता है तो ये कंडीशन जो मध्य प्रावस्था में है वो प्रसव तक बनी हुई रहती है। अब हम बात करें द्विमध्य प्रावस्था की बात करें तो द्विमध्य प्रावस्था के अंदर क्या होता है, द्विमध्य प्रावस्था के अंदर सारी कंडीशन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल पूर्व मध्य प्रावस्था की तरह। कैसी हो जाती है, पूर्व मध्य प्रावस्था की तरह नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है अब वो कैसा हो जाता है, नॉर्मल पतला लेयर वाला हो जाता है, बेसिलस बनी हुई रहती है। साथ ही साथ वहां पर जो स्तन ग्रंथियां थी वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। साथ ही साथ जो यहाँ पर पेशियां थी जो विभाजित होकर के उन्होंने मोटा स्तर बनाया था वो भी कैसा हो जाता है, शिथिल होकर नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रावस्था को हम क्या कहते हैं, द्विमध्य प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंटरफेज भी कहते हैं। इंटरफेज क्यों कहते हैं, इसे इंटरफेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है दो चक्रों के बीच की कॉमन प्रावस्था है, दो चक्रों के बीच की कॉमन प्रावस्था है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है, इसी की तरह, इसकी तरह नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए ये ऐसी लगती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरफेज। दोनों लगभग सेम है पूर्व मध्य प्रावस्था से पहले, लगभग सेम है, लेकिन ये इंटरफेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो चक्रों के बीच की प्रावस्था होती है, इसलिए इसे इंटरफेज कहा जाता है। तो यहां पर ये आपके कंप्लीट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है ना। सो अब हम छोटा सा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्तन ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स। ह्यूमंस की बात करें तो एक जोड़ी वक्ष के सामने स्थित होती हैं और किसके ऊपर होती हैं, वृक्ष के सामने, और पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरल पेशियों के ऊपर व्यवस्थित, किसके ऊपर, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। साथ ही साथ के सामने स्थित होती हैं, पेक्टोरल पेशियों के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किसकी बनी हुई रहती है, संयोजी उत्तक की बनी हुई रहती है। संयोजी उत्तक की, संयोजी उत्तक की अगर आंतरिक संरचना की बात करें, संयोजक उत्तक की 15 से 20 कोष्ठीय पालिकाओं का बना होती है, कि बनी होती है। ठीक है, और ये 15 से 20 कोष्ठीय पालिकाएं जो होती हैं बेसिकली हर एक कोष्ठीय पालिका के अंदर अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अंगूर के गुच्छे के समान मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, और मिल्क ग्लैंड्स क्या करती हैं, मिल्क का फॉर्मेशन यानी कि मिल्क स्त्रावण करती है, यानी कि सीक्रेशन आफ्टर द प्रसव, प्रसव के बाद मिल्क का सीक्रेशन होता है। और ये किसके लिए जरूरी है, बच्चे के लिए, विकसित होते हुए बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ प्रोवाइड करता है इसके द्वारा। ठीक है, और ये है मिल्क का सीक्रेशन करती है। और अब ये
जो कोष्ठीय पालिकाएं हैं इसमें अंगूर के गुच्छे के समान मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं ये कहाँ, ये एक कॉमन डक्ट में खुलती है। उस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, इसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ये सारी की सारी 15-20 कोष्ठीय पालिकाओं में ये मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मिल्क ग्लैंड्स यहाँ से खुलते हुए लैक्टिफेरस डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं। वो जो कॉमन डक्ट है वो कहाँ जाकर के खुल रही है, वो जाकर के खुलती है निप्पल्स में जाकर के खुलती है, और निप्पल्स पर जो है 15 से 20 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो कितने होते हैं, 0.5 mm के होते हैं, वो 0.5 mm के होते हैं। मिल्क सीक्रेशन को कहते हैं लैक्टेशन, इसे हम कहते हैं लैक्टेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, और ये केवल प्रसव के बाद ही होता है, ठीक है। और इसके लिए हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्सिन हार्मोन जो है उस दौरान ये हेल्प करते हैं मिल्क सीक्रेशन के लिए, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट है, निप्पल्स में जाकर के खुलती है। ये बेसिकली क्या है, निप्पल्स जो है निप्पल्स जो है वो क्या है, उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है, और इसके चारों ओर का जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं, इसके चारों ओर का जो आवरण होता है वो भी पिगमेंटेड होता है, और उसको कहते हैं ये जो निप्पल्स हैं ये पिगमेंटेड होते हैं, और इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उस एरिया को हम कहते हैं एरियोला मैमी, ठीक है। ये बहुत ही कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि ये मिल्क का सीक्रेशन करती हैं, और कोष्ठीय पालिकाओं का संयोजी उत्तक का बना रहता है जिसमें कुछ फैट भी प्रेजेंट होता है, फैट टिश्यूज भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उत्तक संयोजी उत्तक के बीच बीच में कहीं कहीं फैट टिश्यूज भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी और मनुष्य मेल के अंदर क्या रहते हैं, ये अवशेषी अंग रहते हैं। निप्पल्स जो है मेल के अंदर क्या रहते हैं, अवशेषी अंग की तरह रहते हैं, अवशेषी अंग की तरह रहते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊतजेनेसिस यानी कि अंडजनन पढ़ेंगे, ठीक है।